हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी क्लास 6। टॉपिक है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, हो ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, पठार है ना, और मैदान है, ये सारी चीज़ों को, झील श्रृंखला है, ये सब पहाड़ है, सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इस सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, तो देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एनसीईआरटी सीरीज चल रही है दोस्तों, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी सीरीज चल रही है चैनल पर, है ना। तो आप लोग सारी क्लास को, जो हमने क्लास करवा दिया है उसको भी आप लोग देख लीजिए। देन उसके बाद में इस क्लास को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर सूचना दे दीजिएगा कि इस चैनल पर एनसीईआरटी की क्लास चलती है दोस्तों। और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली बीपीएससी, है ना, बीपीएससी 3.0 है या फिर 4.0, सबके लिए तो इम्पॉर्टेंट है। आरओ एआरओ यूपीपी सबके लिए, यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। ठीक है, देखिए, धरातल पर दिखाई देने वाली विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक व बाह्य बलों के पारस्परिक प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण? पारस्परिक प्रभाव के कारण होता है। पृथ्वी के आंतरिक बल धरातल को निरंतर ऊपर उठने में लगे रहते हैं, जबकि बाह्य बल उठे हुए भागों को काट छाट कर अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा समतल बनाने में लगे रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आंतरिक बल और बाह्य बल अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या है। तो धरातल पर दिखने वाले विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बलों के पारस्परिक प्रभाव के कारण होता है। पृथ्वी के आंतरिक बल धरातल को निरंतर ऊपर उठने में लगे रहते हैं। जो आंतरिक बल होता है ना, वो निरंतर ऊपर उठने में लगे रहते हैं, और जो बाह्य बल होते हैं, जो उठे हुए भाग होते हैं ना, उसको काट छाट कर अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा समतल बनाने में लगे रहते हैं। तो बाह्य बल में यही होता है, समतल बनाने में, और आंतरिक बल में क्या होता है? निरंतर ऊपर उठाने में लगे रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। तो पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। अपरदन की क्रिया के द्वारा जो सतह घिस जाती है उसका फिर से निर्माण होने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। देखिए दोस्तों, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया जल, वायु एवं बर्फ के द्वारा होती है। ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पृथ्वी के स्थल रूपों को पर्वत, पठार एवं मैदान के रूप में बांटा जाता है। तो पृथ्वी के जो स्थल रूप होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो पर्वत, पठार और मैदान के रूप में बांटा जाता है। सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करते हैं हम, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्वत के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी पर्वत पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चन बना के तो इसे पूछ सकते हैं। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, कि पर्वत क्या होता है। देखिए, आसपास की भूमि से ऊंचे उठे हुए स्थलीय भाग को पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? आसपास की भूमि से ऊंचे उठे हुए स्थलीय भाग को पहाड़ कहते हैं। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत किसे कहते हैं? तो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। पर्वत का जो शिखर होता है छोटा और आधार चौड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्वत का शिखर कैसा होता है। तो पर्वत का जो शिखर है दोस्तों, वो छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं? हिमानी कहा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हिमानी किसे कहते हैं। अगर आपने एक एक पॉइंट को पढ़ा नहीं तो आप वहाँ पर गलत कर दोगे। तो हिमानी क्या है दोस्तों, बताइए। हिमानी क्या है? कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उसी को हिमानी कहते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? तो जहाँ पर पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है उसी को हिमानी कहते हैं।
ओके। अच्छा, पर्वत का आकार कैसा होता है? तो पर्वत का शिखर जो होता है दोस्तों छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है, उसी को पर्वत बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत के ऊपर के नुकीली भाग को पर्वत की चोटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत की जो ऊपर की जो नुकीली भाग होते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? पर्वत की चोटी बोलते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों 8,848.86 मीटर ऊंची है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है। कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं। कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर के सतह के नीचे स्थित है। तो कौन सा महासागर है जो हवाई द्वीप सागर के सतह के नीचे स्थित है? तो वो पर्वत है मनाकी पर्वत। और ये कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मनाकी पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी ऊंचाई 1,205 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है, परंतु यह समुद्र की तली से नीचे स्थित है। समुद्र की तली से नीचे क्या स्थित है? तो मनाकी पर्वत स्थित है। इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर, है ना। ये माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है, परंतु यह समुद्र की तली के नीचे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। पर्वतों की जिस तरफ बादल टकराकर वर्षा करते हैं उसे पवनमुखी भाग कहते हैं। पर्वतों के जिस तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्वतों के जिस तरफ बादल टकराकर वर्षा करते हैं उसे पवनमुखी भाग कहते हैं। पर्वतों का दूसरी तरफ का भाग जहाँ वर्षा कम होती है उसे पवन विमुखी भाग कहते हैं। तो जहाँ पर वर्षा कम होती है उसको पवन विमुखी कहते हैं, और जहाँ पर पर्वतों के जिस तरफ बादल टकराकर वर्षा करते हैं तो वहाँ पर पवनमुखी भाग कहते हैं, है ना। तो जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उसको पवनमुखी कहते हैं, और जहाँ पर वर्षा कम होती है उसको पवन विमुखी भाग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पवन विमुखी भाग को वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। बताइए कौन से भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं दोस्तों? तो पवन विमुखी। अब हमने बताया था पवन विमुखी किसे कहते हैं? तो जहाँ पर्वतों का दूसरी तरफ का भाग जहाँ पर वर्षा कम होती है उसे पवन विमुखी कहते हैं, और पवन विमुखी भाग को वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। जैसे अरावली पर्वतमाला की उपस्थिति के कारण पश्चिमी राजस्थान वृष्टि छाया प्रदेश है। पश्चिमी राजस्थान वृष्टि छाया प्रदेश है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, इसी कारण पर्वतों के आसपास की जलवायु ठंडी होती है। यही कारण है कि हिमालय में गद्दी, बकरवाल और भोटिया जनजातियां मौसमी प्रवास करती हैं, अर्थात ये लोग गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं तथा सर्दियों में नीचे घाटियों की तरफ आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हिमालय की ये जो मौसमी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? पहाड़ी जो जनजातियां हैं बकरवाल है, गद्दी है, भोटिया है ना। गद्दी, बकरवाल और भोटिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पर्वत एक रेखा क्रम में होते हैं तो उन्हें पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में होते हैं तो उन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप में है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एशिया महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है, एंडीज दक्षिण में है। ठीक है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, आल्प्स यूरोप में है और हिमालय एशिया महाद्वीप में है। चलिए अब बात करते हैं पर्वतों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? पर्वतों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वलित पर्वत। वलित को ही हम कहते हैं मोड़दार पर्वत, है ना। वलित पर्वत को हम कहेंगे मोड़दार पर्वत। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जब किसी विस्तृत भाग पर दो दिशाओं में दबाव पड़ता है तो बीच के भूभाग में मोड़ उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को वलन कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण परतदार शैलों में वलन पड़ती है। संपीड़न फलों के परिणाम स्वरूप बनी वलित परतदार शैलों के ऊपर उठने से बनी पर्वत श्रेणियों को वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो वलित पर्वत किसे कहते हैं? जब किसी विस्तृत भाग पर दो दिशाओं से दबाव पड़ता है तो बीच के भूभाग में मोड़ उत्पन्न हो जाता है।
भाई सिंपल सी बात, अगर आप दो एक कागज़ ले लीजिए, है ना, आप ऐसे कर सकते हैं, कागज़ ले लो और उसको दोनों तरफ से आप ना ऐसे मतलब कि इसको मोड़ने की दबाव बनाइए, तो वो बीच में तो भाग मतलब मोड़ उत्पन्न हो जाएगा ना। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? तो ये क्रिया हो जाएगी वलन। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? वलन कहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण परतदार शैलों में वलन पड़ती है। भाई पृथ्वी है, वहाँ पर जैसे कि आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो ना, अगर दोनों दिशाओं में दोनों तरफ से अगर आप दबाव डालोगे तो वहाँ पर मोड़ तो उत्पन्न हो जाएगा ना, तो उसी को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। अब संपीड़न बलों के परिणामस्वरूप बनी वलित परतदार शैलों के ऊपर उठने से बनी पर्वत श्रेणियों को वलित पर्वत कहते हैं। अब समझ में आ गया ना कि वलित पर्वत किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वलित पर्वत किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। देखिए, हिमालय एशिया महाद्वीप में है, आल्प्स पर्वत यूरोप महाद्वीप में है, राकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। ये सारे जो है नवीन वलित पर्वत हैं, ये सारे नवीन वलित पर्वत हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि नवीन वलित पर्वत कौन कौन से हैं? हिमालय है, आल्प्स है, रॉकी पर्वत है और एंडीज पर्वत है। हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है, ऐसा नहीं कि पहले ही उठा था अब नहीं उठ रहा है, तो जो हिमालय है वो अभी भी ऊपर उठ रहा है। अरावली जो पर्वत है भारत में है, अपलेसियन उत्तरी अमेरिका में है, वह यूराल पर्वत जो है वो रूस में है। ये सारे तो पुरानी वलित पर्वत हैं। तो आपको सबसे पहले नवीन वलित पर्वत को लिखना है दोस्तों। एक तरफ नवीन के बारे में लिख लीजिए और दूसरी तरफ पुराने, है ना, एक तरफ नवीन वलित पर्वत और दूसरी तरफ पुराने वलित पर्वत को आप लिख लीजिए। नवीन में आपको लिखना है हिमालय है, आल्प्स है, रॉकी है, एंडीज पर्वत है। ये सारे तो नवीन वलित पर्वत हैं। देन आपको लिखना है पुराने वलित पर्वत में अरावली है, अपलेसियन है और यूराल है। अरावली, अपलेसियन, यूराल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कभी नवीन पूछ लेता है तो कभी पुरानी, है ना। तो आपको दोनों अच्छे से लर्न कर लेना है, चाहे वो पुरानी पूछे नवीन पूछे, आपको फटाक से आंसर दे देना है ना। आप लोग इसको प्रेजेंट टाइम में तुरंत याद करिए, ऐसा नहीं कि क्लास खत्म तो आपको भूल जाइए, ऐसा नहीं है। आपको नवीन वलित पर्वत याद करना है और पुरानी। तो अरावली पर्वत क्या है? अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ब्रहस्रोत पर्वत या फिर खंड पर्वत, इसी को हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, है ना। चलिए ब्लॉक माउंटेन की बात करते हैं दोस्तों। ब्लॉक माउंटेन देखिए, इनका जो निर्माण है ये भी पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण होता है। जब परतदार शैलों पर तनाव, बल, खिंचाव लगते हैं तो उनमें दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं। इससे भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। तो रिफ्ट वैली का निर्माण कैसे होता है? जैसे दोस्तों देखिए, जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल होती है ना, जब परतदार शैलों पर जैसे कोई आप ऐसे कर सकते हो ना कि कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि आप जब परतदार, जैसे एक परतदार शैल है, उस पर जब तनाव पड़ेगा, उस पर बल लगेगा या फिर खिंचाव होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसमें दरार पड़ ही जाएगा, है ना। किसी भी चीज़ पर अगर आप उस पर बल लगाएंगे या खिंचाव करेंगे तो वहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि दरार पड़ जाएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। रिफ्ट वैली का निर्माण होता है इसी के द्वारा, ठीक है। अब दो भ्रंशों के बीच की भूमि के ऊपर उठने अथवा भ्रंशों के बाहर की भूमि के नीचे बैठने के कारण बने पर्वत ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। ब्लॉक पर्वत का आकार मेज के समान होता है। कैसे होता है? तो मेज के समान होता है दोस्तों, मेज के समान होता है ना। कैसे होता है? तो मेज के समान होता है ना। ब्लॉक पर्वत का जो आकार होता है कैसा होता है? मेज के समान होता है। ऊपर उठे हुए खंड को हास्ट बोलते हैं और नीचे धंसे हुए खंड को ग्रोबिन बोलते हैं, है ना। द्रोणिका जिसको कहते हैं, उत्खंड या फिर द्रोणिका, सिंपल सी बात, आप हॉस्ट या ग्रोबिन लिख सकते हैं। तो ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? हास्ट कहते हैं और नीचे धंसे हुए भाग को ग्रोबिन बोलते हैं, है ना। ऊपर को हास्ट, नीचे ग्राबिन, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स जो है इसको फटाफट देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल जैसे हैं, जैसे वास सेज पर्वत, ये फ्रांस में है।
ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। इन दोनों पर्वतों के बीच में राइन घाटी का निर्माण हो गया है। तो दोस्तों कौन सी घाटी के बीच में राइन घाटी का निर्माण हुआ है? किन दो पर्वतों के बीच में राइन घाटी का निर्माण हुआ है? बताइए। इसका रिप्लाई आप लोग ना कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि किन पर्वतों के बीच में राइन घाटी का निर्माण हो गया है। और इसी में राइन नदी भी बहती है ना, इसी में राइन नदी भी बहती है। राइन घाटी और बासेस पर्वत किसके एग्जाम्पल्स हैं? ब्लॉक पर्वत के। तो ये सीटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। सीटेड ही नहीं, अब मैं सबसे बता रही हूँ, मैं कब से डेली कहती हूँ ना, मेरे थंबनेल पर लिखा है NCERT सीरीज, NCERT सीरीज। मैं पागल तो हूँ नहीं कि NCERT सीरीज ऐसे चला दिया है, आप लोगों की भलाई के लिए तो चलाया मैंने, है ना। NCERT सीरीज को हम कंटिन्यू क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि चाहे वो सीटेड हो, यूपी टेट हो, अभी तो आया नहीं है पर आने वाला है, एस्टेट हो, आई मीन सुपर टेट हो, UPP है, RO है, हाँ RO हो गया। देन आप बात कर सकते हो BPSC TRE 3.0 या फिर 4.0, है ना। सबके लिए रामबाण क्लास है, सबके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे तो अभी तो हम क्लास 6 की डिस्कस कर रहे हैं, फिर 7 का करेंगे, 8 का करेंगे, 9th का करेंगे, 10th का करेंगे। मीन्स हम आपको NCERT पूरा ख़त्म कर देंगे, है ना। प्लेलिस्ट हम आप बना देंगे, आप अपने चैनल पर हम बना देंगे प्लेलिस्ट, और आप टॉपिक वाइज क्लास को डिस्कस कर लीजिएगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए। अगर नहीं बनाना चाहते, अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप हमसे कह सकते हो, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर किसी का PPSC TRE 3.0 में ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास है, वो बच्चा भी देख सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग इसको मिस मत करो, है ना। इस क्लास को मिस मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी आदत आप लोगों की ये है कि आप इस सेशन को ना आप लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, और ना ही जो चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी आदत तो आपकी ये है। अभी नहीं, जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा उस दिन आप समझोगे कि मैंने NCERT नहीं पढ़ी, इसलिए शायद मैं आज सिलेक्शन में पीछे हूँ। तो मैं बार बार आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग NCERT को ही फॉलो कीजिए और आप एक सीट ले लीजिए। गवर्नमेंट कोई भी, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिएरा नेवादा एग्जाम्पल्स हैं। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में है सिएरा नेवादा। ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। तो विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सिएरा नेवादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत में सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में। भारत में सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। तो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में स्थित भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी तथा इसके दक्षिण में तापी नदी प्रवाहित होती है। तो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में, जैसे सतपुड़ा पहाड़ी है तो उसके उत्तर में क्या है दोस्तों? उत्तर में नर्मदा है और दक्षिण में तापी है और उत्तर में नर्मदा नदी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। इसी को संग्रहित पर्वत भी कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत या फिर संग्रहित पर्वत। ऐसे कहीं कहीं पर अगर संग्रहित पर्वत पूछ लेंगे तो आप लोग तो समझेंगे नहीं कि संग्रहित पर्वत क्या होता है। इसी को ज्वालामुखी पर्वत भी बोलते हैं और संग्रहित पर्वत, ठीक है। चलिए, ज्वालामुखी से निकले पदार्थ के जमाव से बने पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत या फिर संग्रहित पर्वत कहते हैं। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका में है, माउंट रेनियर, हुंड और शास्ता USA में है, फ्यूजियामा जापान में है दोस्तों, विसुबियस इटली में है, एकांकागुआ चिली में है, मोनालाओ हवाई द्वीप में है, माउंट पोपा म्यांमार में है। ये सारे ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल्स है। तो ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल्स आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किलिमंजारो इंपॉर्टेंट है, फ्यूजियामा है और एकांकागुआ है दोस्तों, और विसुबियस, ये सारे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पाए गए हैं। विश्व में सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है एंडीज पर्वत पर पाए गए हैं। कहाँ पर? एंडीज पर्वत पर पाए गए हैं। एंडीज पर्वत पर लगभग 22 ज्वालामुखी पर्वत विद्यमान हैं। कितने? तो एंडीज पर्वत पर लगभग 22 ज्वालामुखी पर्वत विद्यमान है, जिनमें सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में। ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों कोटोपैक्सी,
है ना। सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, ये कहाँ पर है, इक्वाडोर में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अवशिष्ट पर्वत के बारे में। देखिए जल, पवन, हिमनद लगातार विशाल पर्वतों को काटते रहते हैं, है ना, अपर्दन के कारण। अपक्षय व अपर्दन के कारण विशाल पर्वतों के शेष बचे हुए भाग को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से देख सकते हैं, भारत की नीलगिरी है, पारसनाथ है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, महादेव, राजमहल की पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वतों के एग्जाम्पल से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप लोग, भारत की नीलगिरी है, पारसनाथ है, ज्वालामुखी है, सॉरी विंध्याचल है, सतपुड़ा है, महादेव है, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सारे अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये अरावली पर्वत जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत व पूर्वी घाट पर्वत में है। कहाँ पर है, तो अरावली जो पर्वत है ये पश्चिमी घाट पर्वत व पूर्वी घाट पर्वत पर है। अवशिष्ट पर्वतों का सटीक एग्जाम्पल्स कौन सा है, तो ये है नीलगिरी है, सतपुड़ा है, हिमालय है और अरावली है। बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था ACT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अवशिष्ट पर्वतों का सटीक उदाहरण कौन सा है। बताइए, नीलगिरी है, सतपुड़ा है, हिमालय है या फिर अरावली है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली, है ना, क्या हो जाएगा, अरावली। चलिए आगे देखते हैं पर्वतों का महत्व। अब बात करेंगे पर्वतों के महत्व के बारे में। हमने पर्वत को डिस्कस कर लिया, अब पर्वतों का जो महत्व है इसको भी तो देख लेते हैं फटाफट। इसका महत्व क्या है, देखिए सबसे पहला महत्व यही होता है संसाधनों के भंडार। अपलेशियन पर्वतमाला कोयले और चूना पत्थर के लिए फेमस है। अगर कोई पूछे आपसे कि कोयले और चूना पत्थर के लिए कौन सा पर्वतमाला फेमस है, तो वो कौन सा है, अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला कोयले एवं चूना पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल विद्युत उत्पादन जलप्रपात के लिए है। जल की असीम भंडार नदियों का उद्गम, उपजाऊ मैदानों के निर्माण में सहायक होता है। प्राकृतिक सीमाएं, हिमालय भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। जलवायु पर प्रभाव, पर्यटन के केंद्र नैनीताल और मसूरी। अब हम बात करेंगे पठार के बारे में। पर्वतों को हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे पठार के बारे में। देखिए दोस्तों, कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग को ऊपर से समतल होते हैं, इसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। जैसे दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब पठार के किनारों का ढाल कभी कभी खड़ा होता है। सबसे पहले क्वेश्चन DSSB JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार होता है दोस्तों तिब्बत का पठार होता है, और इसकी ऊंचाई होती है 4000 से 6000 तक मीटर ऊंचाई होती है इसकी। MP पुलिस 2016 में SI में क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया की छत किसे कहते हैं, और ये 16 ही में नहीं, मतलब कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आप पठार से तो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आप रख लीजिए, हमेशा कोई भी एग्जाम में सब में पूछते हैं। आगे देखते हैं पठारों के प्रकार। सबसे पहला है अंतराप पर्वतीय पठार। चलिए इसको देख लेते हैं अंतराप पर्वतीय पठार को। तो चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरे पठारों को अंतराप पर्वतीय पठार कहते हैं। तिब्बत का जो पठार है यह वलित पर्वतों, हिमालय, काराकोरम, क्यूनलुन तिएसान से 2 ओर से घिरा भी है। कोलोरेडो पठार, मैक्सिको पठार, बोलीविया पठार, ईरान तथा हंगरी का पठार। बोलीविया जो पठार है ये टिन के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलीविया का पठार दोस्तों ये टिन के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए गिरिपद या फिर गिरिपद पर्वतपदीय पीडमांट पठार। अब इस पठार को भी देख लेते। अब ऐसे पूछेंगे कि पीडमांट का पठार किसे कहते हैं, या फिर गिरिपद का पठार किसे कहते हैं, या फिर पर्वतपदीय पठार किसे कहते हैं। तो देखिए पर्वतों के पदेन क्षेत्र में स्थित पठार जिनकी दूसरी ओर समुद्र या मैदान हो पर्वतपदीय पठार कहते हैं। कौन कौन सा है, मालवा का पठार है जो कि भारत में है, पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका में है, अपलेशियन का पठार ये अमेरिका में है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पठार किसी समय बहुत ऊंचे थे परंतु अपर्दन के कारण घिस गए हैं, अतः इन्हें अपर्दन के पठार भी कहते हैं। अपर्दन के पठार किसे कहते हैं दोस्तों, गिरिपद को, या फिर पीडमान पठार या फिर पर्वतपदीय पठार को अपर्दन के पठार के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं महाद्वीपीय पठार। धरातल के किसी विस्तृत भूभाग के ऊपर उठने अथवा बड़े भूभाग पर लावा की परतों के जमने से बने पठार महाद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का लावा पठार है, दक्कन का पठार भारत में है, ब्राज़ील का पठार, अरब का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, स्पेन का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार। ये सारे पठार जो है वो महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे पठारों के महत्व के बारे में दोस्तों। पठारों का जो महत्व है, देखिए खनिजों का भंडार कहाँ पर है,
तो खनिजों का भंडार दोस्तों छोटा नागपुर पठार भारत में है। यहाँ पर लौह, कोयला और मैग्नीज का यहाँ पर भंडार है। अफ्रीका के पठार में हीरा व सोना पाया जाता है। हीरा और सोना अफ्रीका के पठार में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जल विद्युत उत्पादन। तो पठारों के ढालों पर नदियाँ जलप्रपात बनाती है जिनसे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। जैसे छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो किस नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। तो जोग जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। ये शरावती नदी कहाँ पर है? तो शरावती नदी है कर्नाटक में। ठीक है, चलिए पशुचारण एवं कृषि। चलिए अब देख लेते हैं पशुचारण एवं कृषि के बारे में दोस्तों। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होने के कारण पशुपालन और कृषि के लिए उपयोगी होती है। पर्वतों की तुलना में यातायात के साधन अधिक विकसित होते हैं। पर्वतों की तुलना में यातायात के साधन अधिक विकसित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे मैदानों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मैदान के। देखिए, समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। मैदान किसे कहते हैं? तो जो समतल भूभाग होते हैं उसी को मैदान बोलते हैं। समतल भूभाग को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। मैदानों की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? 300 मीटर से कम होती है। मैदानों की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कैसी होती है? 300 मीटर से कम होती है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमने से मैदानों का निर्माण होता है। जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया और चीन में यांगत्से नदी का मैदान। ठीक है, तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया और चीन में यांगत्से नदी का। ठीक है, तटीय मैदान समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। जो तटीय मैदान होते हैं वो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। आंतरिक मैदान की बात करते हैं तो मुख्य भूमि पर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमने से बनते हैं। आंतरिक मैदान कैसे बनते हैं? तो मुख्य भूमि पर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमने से आंतरिक मैदान का निर्माण होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि नदियों के अलावा कुछ मैदानों का निर्माण वायु, जलवायु तथा हिमानी के द्वारा भी होता है। नदियों के अलावा कुछ मैदानों का जो निर्माण होता है वायु, जलवायु और हिमानी के द्वारा भी होता है। आगे देखते हैं संरचनात्मक मैदान। क्या देखेंगे दोस्तों? संरचनात्मक मैदान। देखिए, समुद्र तल के उठने से बने मैदान को संरचनात्मक मैदान कहते हैं। भूमि के नीचे धंसने से भी संरचनात्मक मैदान का निर्माण होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदान, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया का जो मध्यवर्ती मैदान है ना उसी को संरचनात्मक मैदान भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपर्दन के द्वारा जो नए मैदान बने हैं। तो अपर्दन द्वारा बने मैदान, अपर्दन से जो मैदान बना है वो है कनाडा और पश्चिमी साइबेरिया के मैदान। कनाडा और पश्चिमी साइबेरिया का जो मैदान है ये अपर्दन के द्वारा बना हुआ मैदान है। अपर्दन द्वारा बने मैदान को समप्राय भूमि या फिर पेनी प्लेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समप्राय या फिर पेनी प्लेन मैदान भी कहते हैं। अब निक्षेपण के द्वारा जो मैदान बनते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, नदी के द्वारा अवसादों के निक्षेपण से जलोढ़ मैदान बनते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा नदी का मैदान आप लोगों ने देखा होगा ना, और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है ना। और इटली में जो पो नदी है यहाँ पर लेम्बॉडी का मैदान है। इटली में पो नदी द्वारा लेम्बॉडी का मैदान बना है। हिमानी द्वारा अवसादों के निक्षेपण से हिमोड़ मैदान बनते हैं। जैसे कनाडा एवं उत्तरी पश्चिमी यूरोप के मैदान। और वायु के द्वारा अवसादों के निक्षेपण से लोयस मैदान बनते हैं। जैसे चीन का लोयस मैदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चीन का लोयस मैदान किसके द्वारा बने हैं? तो निक्षेपण के द्वारा बने मैदान को वायु द्वारा अवसादों के निक्षेपण से लोयस मैदान बने हैं। ये लोयस मैदान कहाँ पर है? तो चीन का लोयस मैदान है। और हिमानी के द्वारा कनाडा और उत्तरी पश्चिमी यूरोप का मैदान है। एंड नदी के द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे यहीं पर होते हैं कि खादर किसे कहते हैं और बांगर मैदान किसे कहते हैं। देखिए, खादर और बांगर में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता देती हूँ। खादर ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। खाद, पहले के ज़माने में खाद नहीं होता था ना, तो अब के ज़माने में खाद होता है, ऐसे याद कर लीजिए। तो नए ज़माने में खाद आती है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान खादर बोलते हैं इसको। और पुराने लोग जो थे बंजर में रहते थे ना, बंजर वगैरह में, तो आप ऐसे ट्रिक से याद करते हो कि पुरानी बांगर हो गया और नवीन खादर। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग याद कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं। मैं पक्का कह सकती हूँ आप लोग भूलोगे। अगर नवीन कैसी है? खादर है।
नए ज़माने के लोग खाद यूज करते हैं और पुराने ज़माने के लोग ना बंजर थे। वो पुराने ज़माने में जो ज़्यादा ज़मीनें जो थी कैसी थी, तो वो बंजर थी। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2019 में क्वेश्चन आया था, खादर एवं बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं? खादर और बांगर जो है ये जलोढ़ मिट्टी के है ना, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है दोस्तों, खादर और बांगर है। और ठीक है, और खादर और बांगर भी पूछेंगे, कौन सी नवीन है कौन सी पुरानी है। तो खादर जो है खाद नवीन है और बांगर पुरानी है। ठीक है, ये सारे कन्फ्यूज आपको खत्म हो गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों फटाफट, ये ऐसे फटाफट डिस्कस कर लेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में। ये यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन 2-3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम है तो वहाँ पर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? सवाना है, कंपोज है, लानोज है। सवाना कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कंपोज ब्राज़ील में है। देन लानोज वेनेजुएला में है। शीतोष्ण घास के मैदान की बात करते हैं, स्टेपी यूरेशिया में है। पंपास अर्जेंटीना। प्रेरी उत्तरी अमेरिका। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। डाउन ऑस्ट्रेलिया। ट्रिक्स देखिए दोस्तों, मैंने जैसे याद किया है आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो, नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। देखिए स्टेपी यूरेशिया है ना, आप ऐसे याद कर सकते हो, स्टेपी यूरेशिया हो गया। पंपास पंप की हमें आवश्यकता कहाँ होती है? कोई अर्जेंट काम होता है ना, तभी अर्जेंट में हवा भरना होता है ना, तभी तो हमें पंप की ज़रूरत पड़ती है। तो पंपास अर्जेंटीना हो गया। प्रेरी हमारी प्रिय कौन थी? उत्तर की तरफ हमारी प्रेरी होती है। और बेल्ट हम नीचे लगाते हैं, मतलब कि कमर में लगाते हैं बेल्ट, तो वेल्ड दक्षिण नीचे की तरफ। तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है। डाउन्स मतलब ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब कि वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे है ना, मतलब नीचे है, डाउन है। तो आप लोग क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर स्थित है ना, तो आप लोग ऐसे डाउन, एकदम डाउन्स पर है ऑस्ट्रेलिया, एकदम डाउन्स पर है ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग को इसे ट्रिक से याद कर सकते हो, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका है, पंपास अर्जेंटीना है, स्टेपी यूरेशिया। ठीक है, और मैं मतलब कि मैंने अपने हिसाब से इसे बता दिया, बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से अच्छे से ट्रिक बना कर याद कर सकते हो, है ना। बट मैंने जो अपने हिसाब से याद किया, मैंने उस हिसाब से बता दिया है। अगर आपको जैसा आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से याद कर सकते हो, या आप लोग भी अपने अपने हिसाब से ट्रिक बनाए होंगे, तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद कर सकते हो। बस मेन बात यह है कि आपको याद होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं और शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, उसमें तो 2-3 नंबर के घास के मैदान से क्वेश्चन पूछेंगे ही, है ना। कहीं कहीं ऐसे पूछ लेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन है ना, या उष्णकटिबंधीय सवाना एक दे देंगे, ऑप्शन में सवाना दे देंगे, फिर स्टेपरी पंपास प्रेरी, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान को अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए पर आप भूल लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों मैदानों के महत्व के बारे में। देखिए नदियों की मिट्टी के कारण मैदान उपजाऊ होते हैं। अधिक मात्रा में कृषि एवं आसान परिवहन के कारण मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। उद्योगों का विकास, सभ्यताओं के केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या स्थित है, कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होती है। थ्योरी क्लासेस कंप्लीट। अब जो भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण जैसे पर्वत है, पठार है, घाटी है, पठार है, और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप हुआ है? बताइए। आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण, या फिर इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। हमने इसको डिस्कस किया है दोस्तों, और सबसे पहला पॉइंट यही हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत है, पठार है, घाटी है, मैदान है, इसका निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बताइए। 1 और 2 सही होगा, केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, 1 और 2 दोनों होगा, या फिर ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सब लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों।
ठीक है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए। हमने थ्योरी क्लासेस में एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। आप लोग बताइए कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए। अरावली है, यूराल है, रॉकी पर्वत है या फिर अप्लेसियन पर्वत है? तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है दोस्तों, पुरानी अरावली पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए हमने काफ़ी एक्सप्लेनेशन कर दी, इसलिए इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है, थ्योरी क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ लिया है। अब बार बार इसी को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हम क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने की को श्रृंखला कहते हैं। बताइए कौन सा कथन सत्य है? एक सही होगा, दो सही होगा, एक और दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहते हैं, ऑप्शन दूसरा भी सही है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? बताइए। वलित पर्वत बोलते हैं, बृहस्पति पर्वत कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती हैं ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऐसे पर्वतों को कहते हैं वलित पर्वत। हमने इसको डिस्कस किया है, वलित पर्वत को डिटेल में डिस्कस किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? बताइए। सुमेलित करना है, यूराल पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वासेज पर्वत, बृहस्पति पर्वत है, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, या फिर फ्यूजियामा वलित पर्वत है? बताइए। केवल 4 सही होगा, केवल 2 और 3 होगा, केवल 1 और 3 होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। वासेज पर्वत बृहस्पति पर्वत है, ये ऑप्शन सही है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, ये सही है। माउंट फ्यूजियामा गलत है। और यूराल पर्वत और फ्यूजियामा ये दोनों गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोनाकिया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, या फिर दक्षिण महासागर है? बताइए। मोनाकिया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? मोनाकिया पर्वत, तो मोनाकिया पर्वत की बात करते हैं दोस्तों तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 10,205 मीटर। इसको हमने डिस्कस किया ना, चूंकि माउंट एवरेस्ट से अधिक है, लेकिन ये जो है कि वहाँ पर नीचे धसी हुई है, समुद्र तल में नीचे धसी हुई है। ये जो मोनाकिया पर्वत होता है ना, ये सतह के नीचे स्थित है, मतलब धसी हुई है ना, नीचे स्थित है इसलिए। और इसकी लेंथ जो है, मतलब कि इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? बताइए। केवल 1 सही होगा, केवल 2 सही होगा, 1 और 2 दोनों होगा, या फिर ना तो 1 और ना ही 2 होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैदानों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अधिकांश मैदान मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियों के कारण बने हैं, ये ऑप्शन सही है। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो जो बताया था उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ नोट, एक बार नहीं समझ आया तो दूसरी बार आप लोग वीडियो को चलाकर देख सकते हो और एक एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हमने आज डिस्कस कर लिया भारत के प्रमुख स्थल रूप के बारे में, है ना, स्थल रूप के बारे में। देखिए एनसीईआरटी सीरीज में हमने कई क्लास आपको प्रोवाइड कर दी है। सबसे पहले हमने बात किया है सौरमंडल को डिस्कस कर लिया है ना, सौरमंडल को डिस्कस किया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस किया, और भारत के प्रमुख प्रमंडल के बारे में डिस्कस किया, एंड स्थल रूप के बारे में डिस्कस किया। तो सारे क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग जो है देख सकते हो दोस्तों, और आप लोग एक कॉपी लेकर
कॉपी पेन लेकर बैठा करो और जो पॉइंट हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्वत, पठार, महाद्वीप, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। और यहीं से हमेशा आप ज्योग्राफी के, अगर ज्योग्राफी से हमेशा तो जीके जीएस है, स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ से 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। पर्वत, पठार, मैदान हो गया, ज्वालामुखी हो गया, तो यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा महाद्वीप है, महासागर, यहाँ सबसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको क्लास देख लीजिए और 60 नोट्स बना लीजिए। वन लाइनर बेस में आप बना सकते हो। अगर आपको नहीं बनाना है तो हम वन लाइनर भी प्रोवाइड कर देंगे। पहले हमारी थ्योरी क्लास और ये जो पीवाई के क्वेश्चन चल रहा है ये चलने दो, उसके बाद में हम वन लाइनर बेस में हम हर टॉपिक का ले आएंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन मत कीजिए और ऐसे क्लास को देखते रहिए और अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि कैसे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो नोट्स बना सकते हो, और मतलब कि खुद से बनाने का नोट्स का तरीका अलग होता है। अगर आप खुद से मेहनत करोगे दोस्तों तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप खुद से नोट्स बनाइए, है ना। पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए, आप खुद से नोट्स बनाइए और एकदम की पॉइंट को नोट कीजिए। ये नहीं कि आप जो जितना लिखा उसको छाप लीजिए, ऐसा नहीं करना है। बस जो की पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड मैंने थ्योरी क्लासेस आपको प्रोवाइड ही कर दी है, तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, चलती रहेगी। 6, 7, 8 हम हर क्लास का इसे कराते जाएंगे और ये सीरीज अब चलती रहेगी। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, है ना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ईबीएस की थ्योरी क्लासेस एंड पीवाई की मोस्ट सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। तो मैं ईबीएस की भी क्लास लेकर आऊँगी, बट पहले आप लोग एनसीईआरटी जो सीरीज है इसको आप देख लीजिए। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम ईबीएस की क्लास भी चालू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।